याद नहीं होता, ये नहीं होता इसमें सही बात है, उसकी समस्या नहीं सबकी है, कोई बताता है कोई नहीं होता था, याद नहीं होता, उसके कारण क्या होता है अपन रिवाइज नहीं करता। तो नाम नहीं लूंगा उसका मैं, तो उसके याद नहीं होता इसका मतलब क्या होता है अपन रिवाइज नहीं करते। क्या नहीं करते? अरे कोई भी इस दुनिया में कोई भी इंसान होता है ना, उसको याद नहीं होता, सबकी समस्या है। जब तक अपन बार बार नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, अपने याद नहीं होगा। लास्ट क्या पढ़ा अपने? खरपात उर्वरक देने की विधि पढ़ा दी अपने। उर्वरक देने की विधि, उर्वरक देने की विधि, उर्वरक देने की विधि। अब सुनना, उर्वरक देने की विधि आपको बताया मैंने। एक तो कौन सा होता था? ब्रॉडकास्टिंग, लिखा दिया आपको। हाँ, उर्वरक देने की विधि में सबसे पहले किसकी बात करें अपने? ब्रॉडकास्टिंग। किसकी बात करते हैं? ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता था? उर्वरकों को एक समान रूप से क्या करना? छिड़कना। और भारत में उसका उपयोग। नेक्स्ट कौन सा हो गया? टॉप ड्रेसिंग। टॉप ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? खड़ी फसल में उर्वरकों को छिड़क कर, एक समान रूप से क्या करना? छिड़क कर देना। मुख्यतः इसका उपयोग अगर देखा जाए तो खड़ी फसल में करते, कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो नाइट्रोजन युक्त, और नाइट्रोजन कौन सा हो गया? यूरिया। ऐसा करेंगे, यूरिया। ये दो करा दिया मैंने आपको, करा देना। अब देखो तीन मेथड की बात करते हैं। उसके बाद एक तो होता है स्टार्टर डोज। स्टार्ट करते हैं स्टार्टर डोज। कौन सा होता है? स्टार्टर डोज पहला। दूसरा होता है स्टार्टर डोज के बाद में होता है बेसल डोज। किस बात करते हैं? बेसल डोज। कौन सा हो गया? बेसल डोज। ठीक है। थर्ड हो गया इसमें कौन सा हो गया? स्टार्टर बेसल डोज डी प्लेसमेंट। किस बात करते हैं? डी प्लेसमेंट। कौन सा हो गया? डी प्लेसमेंट। नेक्स्ट फोर्थ कौन सा होगा इसमें? डी के बाद कौन सा हो गया इसमें? डीप होगा। अब कौन सा होगा? प्रिल। किस बात करते हैं? प्रिल प्लेसमेंट। ठीक है, ये कौन सा बताओ? प्रिल प्लेसमेंट। ठीक है। और एक होता कौन सा बताओ? नेक्स्ट फिफ्थ होगा इसमें अपने पास बैंड प्लेसमेंट। इस बात करते हैं बैंड प्लेसमेंट। ठीक, कौन सा बताओ? बैंड प्लेसमेंट। अब सुनना, सर स्टार्टर डोज नाम से क्या मालूम चल रहा है? स्टार्ट करने वाला। क्या करने वाला? स्टार्ट। दलहनी फसलों में बुआई के समय दी जाने वाली एनपीके की मात्रा क्या बोलूंगी? स्टार्ट हो। दलहनी फसलों में दी जाने वाली एनपीके की मात्रा। अब सुनो, दलहनी फसल में आप खुद को मालूम है कि हमेशा बुआई के समय फॉस्फोरस और पोटेशियम को दिया जाता है, किसी में भी दिया जाता है, लेकिन इसमें क्या दिया जाता है? नाइट्रोजन दी जाती है। क्योंकि इसलिए दी जाती है, शुरुआती अवस्था में दलहनी फसलों में गांठों का निर्माण नहीं होता है। जब गांठों का निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं होगा। इसलिए शुरुआती अवस्था में क्या देना जरूरी है? नाइट्रोजन। क्या देना जरूरी है? नाइट्रोजन। तो इसका मतलब शुरुआती अवस्था में नाइट्रोजन देना जरूरी होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टार्टर डोज। क्या बोलते हैं इसको? कि दलहनी फसलों में दी जाने वाली एनपीके की मात्रा क्या बोलेंगे बताओ? स्टार्टर डोज। क्या बोलेंगे उसको? स्टार्टर डोज। ठीक है। अब सुनना, स्टार्टर डोज किसमें देता हूँ? दलहनी फसल। किस बात करते हैं? दलहनी फसल। और दलहनी फसल में स्टार्टर डोज कितनी होती है? 1:2:1। 1:2:1 होता है। ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि दलहनी फसलों में स्टार्टर डोज कितनी होती है? 1:2:1, या परिभाषा पूछते हैं कि दलहनी फसलों में बुआई के समय दी जाने वाली एनपीके की मात्रा क्या बोलेंगे? स्टार्टर डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, बेसल डोज। उसको बोलेंगे बताओ बेसल डोज। बेसल डोज क्या होती है? बेसल डोज होती है मतलब फसल में बुआई के समय, इसकी बात करते हैं बुआई के समय, बुआई के समय फसल में बुआई के समय दी जाने वाली एनपीके की मात्रा क्या बोलेंगे? बेसल डोज। हाँ, थोड़ी सी बुआई के समय दी जाने वाली, बताओ कौन सी मात्रा? उर्वरक की मात्रा। बुआई के समय दी जाने वाली उर्वरक की मात्रा। अब उर्वरक में कौन सा है बताओ? फॉस्फोरस है, पोटेशियम। फॉस्फोरस है, किसी नाइट्रोजन क्यों नहीं देते? कि नाइट्रोजन देंगे तो स्टार्टर डोज आएगा। हर फसल में नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अगर नाइट्रोजन देंगे तो क्या होगा बताओ उसमें? नाइट्रोजन में क्या होगा? अगर नाइट्रोजन देंगे बुआई के समय तो नाइट्रोजन मृदा में घुलनशील होता है। अगर मान लो फसल में बाद में चाहिए तो उसे नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नुकसान। इसलिए कभी बुआई के समय इनमें नहीं दिया जाता है। दलहनी फसल में एक मजबूरी होती है, क्योंकि शुरुआती अवस्था में नाइट्रोजन से बाद में उसको नुकसान आवश्यक नहीं होती है। बहुत बार यही क्वेश्चन रिपीट होता है। बुआई के समय इस बात करते हैं, बुआई के पेलेट होता है, फिर कौन सा? पेलेट। ठीक है। क्या होगा? बुआई के समय दी जाने वाली उर्वरक की मात्रा क्या बोलेंगे तो? बेसल। इसमें मुख्यतः कौन से उर्वरक का उपयोग करते हैं? फॉस्फोरस में। बुआई के समय दी जाने वाली उर्वरक की मात्रा को बेसल डोज कहा जाता है। मैंने आपको फॉस्फोरस युक्त उर्वरक बताया, जो बताया नहीं बताया कि फॉस्फोरस युक्त उर्वरक को कब दिया जाता है? बेसल डोज के रूप में। तो बेसल डोज होता क्या है?
बुआई के समय दी जाने वाली उर्वरक की मात्रा किस तरह। अब इसमें कौन कौन से उर्वरक होते हैं, फॉस्फोरस व पोटेशियम। इसमें फॉस्फोरस को क्यों दिया जाता है, क्योंकि मृदा में क्या होता है, एचआर, इसलिए हमेशा इसको जड़ के आसपास दिया जाता है। दूसरा कौन सा हो गया, पोटेशियम, ये भी कम चालक होता है, इसलिए कहा दिया जाएगा उसको जड़ के आसपास। ये कौन सा हो गया, बेसल डोज। क्वेश्चन पूछते हैं। अब कौन कौन से उर्वरक बताओ, एक तो कौन सा हो गया, डीएपी हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, एसएसपी, और कौन सा हो गया, एमओपी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इनमें से कौन सा उर्वरक बेसल डोज के रूप में दिया जाता है, कौन सा बताओ, डीएपी। नेक्स्ट बात करें डी प्लेसमेंट। डी प्लेसमेंट किस फसल में उपयोग करते हैं बताओ, धान। किसमें करेंगे, पहला क्वेश्चन ये होता है। और पेलेट प्लेसमेंट भी किसमें करेंगे बताओ, धान। किसमें करेंगे, धान। दोनों क्वेश्चन आते हैं। बताओ डी प्लेसमेंट किस फसल में उपयोग करते हैं, और पेलेट प्लेसमेंट किसमें उपयोग करते हैं, धान। दोनों किसमें करेंगे, धान। डी प्लेसमेंट में क्या होता है, सुनिए। डी प्लेसमेंट का मतलब होता है कि धान के खेत में हमेशा जो भी उर्वरक दिया जाएगा, कहां दिया जाएगा, अपचयन क्षेत्र में। कहां दिया जाएगा, तो अपचयन क्या होता है, डी प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे उसको, मतलब गहराई में उर्वरक देना। ऊपर वाली परत कौन सी होगी, ऑक्सीजन। नीचे वाली कौन सी होगी, अपचयन। अपचयन को क्या बोलेंगे, डी, मतलब गहरी होगी। तो गहराई पर मुख्यतः किस किस को दिया जाता है, फॉस्फोरस व पोटेशियम। फॉस्फोरस व, इसको क्या है, बुआई से पहले आराम से क्या होता है, मतलब मृदा मिला दिया जाता है नीचे की ओर, मतलब कादा एकदम क्या होता है, उसको मिला दिया जाता है। क्योंकि आपको मालूम फॉस्फोरस क्या होता है, एगुलेंशियल होता है। इसको अच्छे से क्या होता है, नीचे से रिड्यूस जोन में दे दिया जाता है। तो अपने क्वेश्चन पूछे कई बार कि डी प्लेसमेंट में कौन से उर्वरक का मुख्यतः उपयोग करते हैं, फॉस्फोरस और, लेकिन 99% एक क्वेश्चन पूछेंगे डी प्लेसमेंट किस उर्वरक में दिया जाता है, धान। अब ये कौन सा हो गया, पेलेट प्लेसमेंट। इसकी बात करते हैं। पेलेट का मतलब क्या होगा, छोटे छोटे पेलेट बनाना। जैसे नहीं होती अपने खलियों की पेलेट आता है, ऐसे बोलते हो पेलेट। पेलेट मतलब क्या, जैसे मान लो क्या करना, नाइट्रोजन। इसको अगर इसमें ध्यान में नाइट्रोजन व मृदा, नाइट्रोजन व मृदा 1:10। 1 अनुपात कितना हो गया, 10 से 15। मतलब नाइट्रोजन अगर 1 किलोग्राम लेंगे, ठीक है, या उर्वरक कोई भी नाइट्रोजन 1 किलोग्राम, तो मृदा कितना लेंगे, 10 किलोग्राम। 10 से 15। अब उनको मिला के और दोनों के अलग छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे, छोटे छोटे क्या बनाएंगे, और उसको कहां डाल दिया जाता है, अपचयन क्षेत्र में। कहां डाल दिया जाता है इसको, अपचयन क्षेत्र में। इसमें मुख्यतः कौन से उर्वरक का उपयोग किया जाता है, कौन सा रहता है, नाइट्रोजन। अपने क्वेश्चन ये पूछेंगे लगभग कि पेलेट प्लेसमेंट किस फसल से संबंधित है, और इसमें नाइट्रोजन का मृदा का अनुपात कितना लिया जाता है, 1:10 से कितना हो गया, 15। 1:10 से कितना हो गया, 15। नेक्स्ट कौन सा बताओ इसमें, बैंड प्लेसमेंट। इस बार करते हैं बैंड प्लेसमेंट। बैंड प्लेस का मतलब होता है कि ऐसे उर्वरक जिनको पौधों के पास, पौधों के पास, ऐसे उर्वरक जिनके पौधों के पास वह कतार में देना। इसमें बताओ, कतार में देना। ऐसे उर्वरक जिनको पौधों के पास तथा कतार में देना क्या कहलाता है, बैंड प्लेसमेंट। क्या कहलाता है उसको, बैंड प्लेसमेंट। ऐसे उर्वरक जिनको पौधों के पास या कतार में देना क्या कहलाता है बताओ, बैंड प्लेसमेंट। क्या कहलाता है उसको, बैंड प्लेसमेंट। ठीक है। अब इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, बैंड प्लेसमेंट की बात करते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है इसका, एक कौन सा बताओ, रो प्लेसमेंट। इस बात करते हैं, रो प्लेसमेंट की बात करते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट की बात करते हैं। दूसरा कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, हिल प्लेसमेंट। इसकी बात करते हैं अपने, बताओ हिल प्लेसमेंट। कौन सा हो गया, हिल प्लेसमेंट। और थर्ड कौन सा बताओ, रिंग वलय प्लेसमेंट। इस बात करते हैं, वलय प्लेसमेंट। क्या हो बताओ, वलय प्लेसमेंट। पहला कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, रो। दूसरा कौन सा हो गया, हिल। तीसरा कौन सा हो गया, वलय। मतलब बैंड प्लेसमेंट क्या होता है कि ऐसे उर्वरक जिनको पौधों के पास या कतार में देना क्या बताओ, बैंड प्लेसमेंट। मतलब रो प्लेसमेंट किसे कहेंगे, हिल प्लेसमेंट किसे कहेंगे, वलय किसे कहेंगे। अब सुनना, सबसे पहले बात करें इसमें, रो। रो का मतलब होता है कतार। क्या होता है, कतार। ऐसे उर्वरक जिनको क्या होता है, कतार में देना। क्या देना, जिस बार अपने बुआई कर दी फसल की, कतार में उर्वरक देना क्या कहलाता है, रो प्लेसमेंट। ऐसे उर्वरक जिनको पौधों के पास, पौधे के पास, ऐसे उर्वरक जिनको पौधे के पास देना कहलाता है, क्या कहलाता है उसको, क्या बोलेंगे उसको, हिल। क्या बोलेंगे उसको, ऐसे उर्वरक जिनको पौधे के, हिल का मतलब होता है जहां पर पौधा लगाते हैं। हिल का मतलब क्या होता है, जहां पर पौधा लगाते हैं। जहां पर पौधा लगाते हैं उस स्थान को क्या बोलेंगे, हिल कहा जाता है। उर्वरक ऐसे उर्वरक जिनको पौधे के पास दिया जाता है क्या बोलेंगे, हिल प्लेसमेंट। और वलय का मतलब क्या होता है, क्या होता है, चारों तरफ गोला होता है। अगर मान लो बड़ा, पौधों के चारों, बात करते हैं पौधे के चारों। पौधे के क्या हो गया, चारों। पौधे के कैसे, जैसे बड़ा पौधा होगा, मान लो अपने पास आम का ही पौधा है, तो आम के पौधे के चारों तरफ देते कि नहीं देते, एक साथ होना मिलता है इसमें। ये तो क्या होता है, हिल में तो क्या होता है, जैसे धान का पौधा है, धान की तो अपन साइड में दे सकते हैं, लेकिन क्या अपन आम के पौधे में दे सकते हैं क्या, आम में क्या करना पड़ेगा, चारों तरफ देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा अपने को, चारों तरफ। तो उसको बोलते हैं वलय प्लेसमेंट। सबसे पहले कौन सा बताओ,
रो प्लेसमेंट दूसरा कौन सा हो गया, हिल प्लेसमेंट तीसरा कौन सा हो गया, फ्लैग। रो का मतलब क्या होता है, हिल का मतलब क्या होता है, और रिंग का मतलब क्या होता है। वो देखिए चार्जर क्वेश्चन आ रखा है पीएचडी 2018 में 17 में आया था कि ऐसे उरग जिन्हें पौधे के पास दिया जाता है उसे कहा जाता है हिल प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे उसको, अगर हिल प्लेसमेंट ऑप्शन में क्या करोगे आप, क्योंकि इसी के भाग होते हैं। बैंड प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, तो परिभाषा बताओ उसकी, ऐसे उर्वरक जिन्हें पौधे के पास या कतार में देने का कहलाता है, क्या कहलाता बताओ, बैंड प्लेसमेंट। इसके तीन भाग होते हैं, कौन कौन से बताओ, रो प्लेसमेंट, हिल प्लेसमेंट और फ्लैग प्लेसमेंट। हिल प्लेसमेंट किसे कहेंगे, कतार में देना। हिल प्लेसमेंट पौधों के पास, फ्लैग प्लेसमेंट क्या होगा, पौधों के चारों ओर। ठीक है, नेक्स्ट हो गया 6 की बात करते हैं। एक होता है सीड ड्रिल, इसकी बात करते हैं सीड ड्रिल। सीड ड्रिल का मतलब क्या होता है, केवल बीजों की बुआई। इसके बाद करते हैं केवल बीजों की बुआई। अपने गांव में नॉर्मली क्या होती है, सीड ड्रिल होती है, गांव में जो होती है सीड ड्रिल, उसमें देखा करो अपन डीएपी डाल देते हैं, वो गलत बात होती है। हमेशा सीड ड्रिल का मतलब क्या होता है, उसमें होती क्या होना चाहिए, बीज होना चाहिए। और सेवन होती है सुपरवाइजर की, सीड कम फर्टिलाइजर मशीन, सीड कम फर्टिलाइजर मशीन। हाँ, सीड कम फर्टिलाइजर, क्यों लेट क्यों आया, अच्छा आर्टिकल लेके आएगा ना, सीड कम फर्टिलाइजर मशीन, सीड कम फर्टिलाइजर मशीन, सीड कम फर्टिलाइजर मशीन। एक तो कौन सा होता है सीड ड्रिल, और दूसरा कौन सा होता है सीड कम फर्टिलाइजर मशीन। सीड ड्रिल का मतलब क्या होता है, ओनली किसकी बुआई करना, और सीड कम फर्टिलाइजर क्या हो गया, तो बताओ बीज प्लस प्लस क्या हो गया, उर्वरक, बीज प्लस क्या हो गया, उर्वरक। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सीड कम फर्टिलाइजर मशीन में किसकी बुआई की जाती, ऑप्शन था बीज, दूसरा उर्वरक, तीसरा दोनों, दोनों में से कोई नहीं। कौन सा हो गया, दोनों। सीड कम फर्टिलाइजर मशीन में दो होते रोअर्स है, एक कतार ये होती है, एक कतार ये होती है। इसमें तो बीज होते हैं, और इसमें क्या होता है, उर्वरक। इसमें क्या होंगे बीज, और इसमें क्या होंगे उर्वरक। और दोनों में क्या लगाई जाती है, तो नलकियां, क्या लगाई जाती है, नलकी लगा दी जाती है, दोनों क्या लगाई जाती है, नलकी, और हल होता है ऐसा। ठीक है, अब क्या करेंगे, बीज में से बीज आएंगे, उर्वरक में से आ जाएगा उर्वरक, चलता रहता है। बीज प्लस क्या हो गया, उसमें उर्वरक हो गया। तो ऐसे उर्वरक जिसमें ऐसे मशीन जिसमें बीज प्लस उर्वरक दोनों की बुआई की जाती है, क्या बोलेंगे उसको, सीड कम फर्टिलाइजर मशीन। और सीड ड्रिल में केवल किसकी बुआई की जाती है, बीजों की, किसकी जाती है, बीजों की। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें, देखो होता है सिंचाई के जल के साथ में पानी देना, क्या कहलाता है, फर्टिगेशन। क्या होता है बताओ, फर्टिगेशन। एक तो कौन सा बताओ, फर्टिगेशन जानते क्या होता है, फर्टिगेशन। ठीक है, एक कौन सा होता है, बताओ कौन सा, नेक्स्ट नाइट्रोगेशन। क्या होता है, नाइट्रोगेशन, नाइट्रो क्या होता है, गेशन। नेक्स्ट कौन सा बताओ, नाइट्रोगेशन हो गया, फर्टिगेशन हो गया, और बताओ कौन सा हो गया, कैमिगेशन। इसकी बात करते हैं कैमिगेशन। ठीक है, और एक कौन सा होता है, हर्बिगेशन। इस बात करते हैं हर्बिगेशन, हर्बिगेशन। सबसे पहले कौन सा होता है, फर्टिगेशन, दूसरा कौन सा होता है, नाइट्रोगेशन, तीसरा कौन सा होगा, कैमिगेशन, चौथा कौन सा हो गया, हर्बिगेशन। फर्टिगेशन का मतलब क्या होता है, क्या हो गया, उर्वरक के साथ क्या देना, सिंचाई जल के साथ क्या देना, हाँ तो सिंचाई के साथ क्या देना, उर्वरक, सिंचाई प्लस उर्वरक। ठीक है, यहां पर क्या बताओ, सिंचाई प्लस क्या हो गया, सिंचाई प्लस क्या हो गया, क्या हो गया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। ठीक है, और कैमिगेशन में क्या हो बताओ, सिंचाई प्लस क्या हो गया बताओ, रसायन। क्या हो गया, रसायन। केमिकल मतलब क्या होता है, रसायन। और हर्बिगेशन क्या होता हो, सिंचाई प्लस क्या हो गया, खरपतवारनाशक। हर्बी मतलब शाकनाशी, इस बात करते हैं शाकनाशी। क्या होता है, शाकनाशी। अब सुनना, सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना क्या कहलाता है, सिंचाई जल के साथ नाइट्रोजन युक्त उर्वरक देना क्या कहलाता है, सिंचाई जल के साथ रसायन देना क्या कहलाता है, और सिंचाई जल के साथ शाकनाशी देना क्या कहलाता है, हर्बिगेशन। हर्बिगेशन मतलब हर्बिसाइड, हर्बिसाइड मतलब क्या होता है, शाकनाशी। क्या होता है, शाकनाशी। सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना, फर्टिगेशन। सिंचाई जल के साथ नाइट्रोजन युक्त उर्वरक देना, सिंचाई जल के साथ रसायन देना, सिंचाई जल के साथ शाकनाशी देना। समझ में आ गया, एक ही परिभाषा लिखा दे करो। अब सुनना, फर्टिगेशन में मुख्यतः नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग किए जाने का, यहाँ पर कौन सा हो गया, नाइट्रोजन। हमेशा फर्टिगेशन में नाइट्रोजन व सल्फर युक्त उर्वरक का उपयोग अधिक किया जाता है, नाइट्रोजन या सल्फर पोषक तत्वों का उपयोग ज्यादा किया जाता है। ऐसे आप किसी भी फर्टिगेशन में उर्वरक का उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते क्या होना सकता हूँ, जल में घुलनशील। ट्यूशन में आ रखा आपके 2011 में, फर्टिगेशन में एमओपी को लिया जाता है, किस लिया जाता है, एमओपी। बताइए आपको कैसे क्या होगा इसमें,
फर्टिगेशन क्या होता है बताओ? सिंचाई के साथ क्या करना? उर्वरक। नाइट्रोगेशन क्या होता है? सिंचाई जल के साथ नाइट्रोजन युक्त। केमिकेशन और हर्बिगेशन क्या होगा? लिखो एक बार। हाँ लिखो सबसे पहले स्टार्टर डोज। लिखो स्टार्टर डोज। स्टार्टर डोज क्या लिखोगे? स्टार्टर डोज। लिखो इसमें स्टार्टर डोज में लिखो स्टार्टर डोज। लिखो इसमें, लिखो दलहनी फसलों में, दलहनी फसलों में, दलहनी फसलों में बुआई के समय, दलहनी फसलों में बुआई के समय, बुआई के समय दी जाने वाली, दलहनी फसलों में बुआई के समय दी जाने वाली एनपीके की मात्रा को, एनपीके की मात्रा को, एनपीके की मात्रा को स्टार्टर डोज कहते हैं। स्टार्टर डोज कहते हैं। स्टार्टर डोज कहते हैं। बुआई के समय दी जाने वाली एनपीके की मात्रा क्या बोलते हैं? स्टार्टर डोज। दलहनी फसलों में दी जाने वाली एन क्या बोलते हैं बताओ? लिखो नेक्स्ट, दलहनी फसलों के लिए स्टार्टर डोज। इसमें लिखो दलहनी फसलों के लिए स्टार्टर डोज बराबर 1:2:1। दलहनी फसलों के लिए स्टार्टर डोज, दलहनी फसलों के लिए स्टार्टर डोज बराबर क्या लिखो बताओ? 1:2:1। 1:2:1। तो 1:2:1। 1:2:1। 1:2:1। लिखो नेक्स्ट, लिखो बेसल डोज। कौन सा नंबर बताओ? ये चौथा है ना? चौथा लिखो बेसल डोज। बेसल डोज, बेसल डोज। लिखो बेसल डोज। लिखो इसमें बुआई के समय तथा बुआई के पूर्व। बेसल डोज में लिखो बुआई के समय तथा बुआई के पूर्व, बुआई के समय तथा बुआई के पूर्व दी जाने वाली, दी जाने वाली उर्वरक की मात्रा को, दी जाने वाली उर्वरक की मात्रा को बेसल डोज कहा जाता है। बेसल डोज कहा जाता है। बेसल डोज कहा जाता है। लिखो बेसल डोज कहा जाता है। लिखो नेक्स्ट इसमें, लिखो बेसल डोज में मुख्यतः, बेसल डोज में मुख्यतः, मुख्यतः फॉस्फोरस व पोटेशियम युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। फॉस्फोरस व पोटेशियम युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। फॉस्फोरस व पोटेशियम युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। फॉस्फोरस व पोटेशियम युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। फॉस्फोरस व पोटेशियम युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। फॉस्फोरस व पोटेशियम युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। जैसे लिखो, जैसे कौन कौन से लिखो बताओ? लिखो जैसे डीएपी, एसएसपी और एमओपी। जैसे डीएपी, एसएसपी और एमओपी। जैसे डीएपी, एसएसपी और एमओपी। डीएपी, एसएसपी और एमओपी लिखिए आदि। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि डीएपी कैसे उपयोग करेंगे बताओ? बेसल डोज। डीएपी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। लिखो नेक्स्ट, लिखो डीप प्लेसमेंट। क्या लिखो बताओ? डीप प्लेसमेंट। डीप प्लेसमेंट, डीप प्लेसमेंट। लिखो इसका उपयोग धान की फसल में किया जाता है। इसका उपयोग धान की फसल में किया जाता है। इसका उपयोग धान की फसल में किया जाता है। इसका उपयोग धान की फसल में किया जाता है।
इसका उपयोग धान की फसल में किया जाता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो इसमें मुख्यतः, लिखो इसमें मुख्यतः फॉस्फोरस व पोटेशियम युक्त उर्वरक, इसमें मुख्यतः फॉस्फोरस व पोटेशियम युक्त उर्वरकों को उपयोग किया जाता है, उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। इसमें मुख्यतः फॉस्फोरस और पोटेशियम युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, उपयुक्त किया जाता है। ठीक है, फॉस्फोरस और पोटेशियम युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। देखो नेक्स्ट, इसी में लिखो नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को भी, देखो नेक्स्ट इसी में लिखो नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को भी, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को भी, युक्त उर्वरकों को भी अपचयन क्षेत्र में दिया जाता है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को भी अपचयन क्षेत्र में दिया जाता है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को भी अपचयन क्षेत्र में दिया जाता है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को भी अपचयन क्षेत्र में दिया जाता है, अपचयन क्षेत्र में दिया जाता है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को भी अपचयन क्षेत्र में दिया जाता है। देखो नेक्स्ट, पेलेट प्लेसमेंट, मुझे बताओ इसमें पेलेट प्लेसमेंट, पेलेट प्लेसमेंट हो गया, पेलेट, पेलेट मतलब हो गया छोटे छोटे टुकड़े। पेलेट प्लेसमेंट में लिखो, पेलेट प्लेसमेंट लिखो, लिखो इसमें, लिखो इसमें मर्दा तथा, इसमें मर्दा तथा नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। इसमें मर्दा तथा नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। इसमें मर्दा तथा नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। इसमें मर्दा तथा नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। मर्दा तथा नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। देखो इसमें मर्दा अनुपात क्या होगा बताओ, नाइट्रोजन उर्वरक बताओ कितना, बताओ कितना होगा, 1 अनुपात कितना हो गया, 10 से 15। ऐसे कैसे, नाइट्रोजन अनुपात नाइट्रोजन उर्वरक बराबर क्या होगा, 1 अनुपात 10 से 15। कितना बताओ, 1 अनुपात 10 से 15 लिख लिया आपने, 1 अनुपात 10 से 15। मतलब इसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन और मृदा को दोनों के साथ क्या करते हैं, मिलाकर क्या क्या करेंगे, उसको मृदा में छोटी छोटी गोली बना के गाड़ा देते हैं, उसको अपचयन क्षेत्र। लिखो नेक्स्ट, इसका उपयोग धान की फसल में किया जाता है। इसका उपयोग धान की फसल में किया जाता है। इसका उपयोग धान की फसल में किया जाता है। इसका उपयोग धान की फसल में किया जाता है। इसका उपयोग धान की फसल में किया जाता है। कौन सा नंबर बताओ आप, 7 नंबर, वो बैंड प्लेसमेंट। 7 नंबर लिखो बैंड प्लेसमेंट, लिखो बैंड प्लेसमेंट। लिखो बैंड प्लेसमेंट। बैंड प्लेसमेंट क्या लिखो बताओ, लिखो इसमें उर्वरकों को पौधे के पास, उर्वरकों को पौधे के पास या कतार में देना। उर्वरकों को पौधे के पास या कतार में देना। उर्वरकों को पौधे के पास या कतार में देना, या कतार में देना बैंड प्लेसमेंट कहलाता है। उर्वरकों को पौधे के पास या कतार में देना बैंड प्लेसमेंट कहलाता है। बैंड प्लेसमेंट कहलाता है। बैंड प्लेसमेंट कहलाता है। देखो नेक्स्ट, बैंड प्लेसमेंट के प्रकार। बैंड प्लेसमेंट के प्रकार, देखो बैंड प्लेसमेंट के प्रकार बताओ, पहला कौन सा है, देखो फर्स्ट लिखो उसमें रो प्लेसमेंट। क्या होगा, रो मतलब क्या होता है, कतार, लिखो रो प्लेसमेंट। फर्स्ट लिखो उसमें रो प्लेसमेंट, पहले बताओ रो प्लेसमेंट। रो प्लेसमेंट लिखो इसमें,
उर्वरकों को कतार में देना, देखो उर्वरकों को कतार में देना, उर्वरकों को कतार में देना, उर्वरकों को कतार में देना। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या लिखता हूँ, हिल प्लेसमेंट। दूसरा लिखो हिल प्लेसमेंट। पहला कौन सा हो गया, रो प्लेसमेंट। दूसरा कौन सा लिखोगे, हिल प्लेसमेंट। चलो लिखो हिल प्लेसमेंट। देखो हिल प्लेसमेंट में लिखो, लिया हिल प्लेसमेंट आपने, लिखो उर्वरकों को पौधे के पास देना। हिल प्लेसमेंट में लिखो उर्वरकों को पौधे के पास देना, उर्वरकों को पौधे के पास देना, उर्वरकों को पौधे के पास देना हिल प्लेसमेंट कहलाता है। उर्वरकों को पौधे के पास देना हिल प्लेसमेंट कहलाता है। उर्वरकों को पौधे के पास देना हिल प्लेसमेंट कहलाता है। देखो इसमें, देखो इस विधि का उपयोग सब्जियों में भी किया जाता है। इस विधि का उपयोग सब्जियों में भी किया जाता है। इस विधि का उपयोग सब्जियों में भी किया जाता है। इस विधि का उपयोग सब्जियों में भी किया जाता है। इस विधि का उपयोग सब्जियों में भी किया जाता है। बताओ क्यों किया जाता है, सब्जियों के पौधे दूर दूर होते हैं, आराम से उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आंसर लिखो वलय प्लेसमेंट। लिखो वलय प्लेसमेंट, लिखोगे वलय, वलय प्लेसमेंट। वलय प्लेसमेंट क्या होता है, देखो उर्वरकों, लिखो वलय प्लेसमेंट में लिखो उर्वरकों को, समझ गए, लिखो उर्वरकों को पौधों के चारों ओर देना। उर्वरकों को पौधों के चारों ओर देना, उर्वरकों को पौधे के चारों ओर देना। क्या गलत होता हो, देखो बोला ऐसे उर्वरकों को पौधे के चारों ओर देना। ठीक है, ये अपना कौन सा हो गया, बोला। अगर क्वेश्चन पूछे कि उर्वरकों को पौधे के चारों ओर या पौधे के पास या कतार में देना, क्या कहलाता हो, बेड प्लेसमेंट। प्रकार कितने हो गए था उसको, कौन सा हो गया, हिल, रो और वलय। हिल का मतलब क्या होता है, पौधे के पास। वलय का मतलब क्या होता है, पौधे के चारों ओर। और इसमें रो में क्या होता है, कतार में। ठीक है, देखो नेक्स्ट कौन सी विधि बताओ, है 8वीं है ना, 8वीं लिखो सीड ड्रिल। लिखो सीड ड्रिल, 8वीं कौन से बताओ, सीड ड्रिल। लिखो इसमें केवल बीजों की बुआई की जाती है। इसमें केवल बीजों की बुआई की जाती है। इसमें केवल बीजों की बुआई की जाती है। एक मिनट, गाँव में क्या करते हैं, डाल देते सब उसी में, उसमें डीएपी डाल देते, उसमें ऐसा गलत बात होता है। देखो इसमें केवल बीजों की जाती है। देखो इस विधि में कतार से कतार की दूरी, इस विधि में कतार से कतार की दूरी निश्चित होती है। इस विधि में कतार से कतार की दूरी निश्चित होती है। इस विधि में कतार से कतार की दूरी निश्चित होती है। पौधे से पौधे की दूरी निश्चित होती है क्या, अरे पौधे से पौधे की दूरी निश्चित होती है क्या, नहीं होती। सिंपल से पौधे से पौधे की दूरी मतलब कतार से कतार की दूरी क्या होगी, फिक्स। ऐसे कतार होती है ना, फिक्स रहती है। लेकिन एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी क्या होती है, फिक्स। गेहूं की बुआई करते हैं अपन, तो गेहूं में क्या पौधे से पौधे की दूरी फिक्स रहती है क्या, ये रहती है ना। उसमें कतार से कतार क्या होती है, फिक्स होती है, और पौधे से दूरी फिक्स नहीं होती। लिखो नेक्स्ट, लिखो सीड कम फर्टिलाइजर मशीन है। इस विधि में कतार से कतार की दूरी क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है, इस विधि में क्या होता है, कतार से कतार की दूरी क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है, अब लिखो सीड कम फर्टिलाइजर मशीन। सीड कम फर्टिलाइजर मशीन, सीड कम फर्टिलाइजर मशीन। देखो इसमें से लिखो बीज प्लस उर्वरक, ऐसे समझ में आ जाएगा। बीज प्लस क्या हो जाएगा, उर्वरक। बीज प्लस उर्वरक दोनों की साथ बुआई की जाती है।
बीज प्लस उर्वरक दोनों की साथ बुआई की जाती है। बीज प्लस उर्वरक दोनों की साथ बुआई की जाती है। बीज प्लस उर्वरक दोनों की साथ बुआई की जाती है। देखो, इस विधि में उर्वरक नीचे तथा बीज ऊपर होता है। इस विधि में उर्वरक नीचे तथा बीज ऊपर होता है। बीज ऊपर होता है। बीज ऊपर होता है। देख लिया इसमें। देखो नेक्स्ट, देखो फर्टिगेशन कौन सी विधि बताओ ये, कौन सी हो गया, 10वीं है ना। देखो 10वीं में लिखो फर्टिगेशन, लिखो फर्टिगेशन। पहले हो गई फर्टिगेशन। फर्टिगेशन लिखो, सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना। फर्टिगेशन लिखो, सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना। सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना। सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना फर्टिगेशन कहलाता है। सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना फर्टिगेशन कहलाता है। अरे रुक जा दादा, एक्स्ट्रा मत लिख। सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना फर्टिगेशन कहलाता है। सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना फर्टिगेशन कहलाता है। देखो नेक्स्ट, फर्टिगेशन में मुख्यतः, देखो फर्टिगेशन में मुख्यतः नाइट्रोजन व सल्फर पोषक तत्वों का उपयोग किया जाता है। फर्टिगेशन में मुख्यतः नाइट्रोजन व सल्फर का उपयोग किया जाता है। फर्टिगेशन में मुख्यतः नाइट्रोजन व सल्फर का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। फर्टिगेशन में मुख्यतः नाइट्रोजन व सल्फर का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन व सल्फर का उपयोग किया जाता है। फर्टिगेशन में मुख्यतः नाइट्रोजन व सल्फर का उपयोग किया जाता है। अब लिख लो इसको नोट, अब समझ में आ जाएगा, लिखाने की जरूरत नहीं है अपने को। लिखो अब इसको, फर्टिगेशन हो गया, नाइट्रोगेशन हो गया, केमिगेशन हो गया, सभी को लिखो ताकि अपने समझ में आ जाए भाई, अपने को लैंग्वेज इसे कहते हैं। फर्टिगेशन भी लिखना, फर्टिगेशन लिखो पहले, फिर क्या लिखोगे नाइट्रोगेशन, फिर क्या लिखोगे केमिगेशन, फिर क्या लिखोगे, ताकि समझ में आ जाए। ऊपर अपनी परिभाषा लिख देती इसका मतलब क्या होता है। ठीक लिया, फर्टिगेशन, नाइट्रोगेशन, केमिगेशन, कौन सा हो गया हर्बिगेशन। फर्टिगेशन मतलब हो गया सिंचाई के साथ उर्वरक, नाइट्रोगेशन मतलब क्या हो गया सिंचाई प्लस नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, केमिगेशन मतलब क्या हो गया सिंचाई प्लस रसायन, और हर्बिगेशन मतलब क्या होगा सिंचाई प्लस क्या होगा बताओ सात में। समझे आपने, कौन सी विधि बताओ ये, कौन सी हो गई 10वीं होगी ना। ये तो नोट लिख लेना इसको तो। अब क्या हो 11वीं कौन सी बताओ, देखो इधर, इधर देखो आप, एक होता है एलसीसी। क्या होता है एलसीसी, इसका मतलब क्या होता है लीफ कलर चार्ट। क्या होता है लीफ कलर चार्ट, कलर चार्ट। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि एलसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, लीफ कलर का। क्या होता है लीफ कलर चार्ट। इसका उपयोग सर्वप्रथम किस फसल में किया गया, धान में, इसमें किया गया, लेकिन हाल फिलहाल में सभी सभी फसलों में उपयोग किया जाता है। ऐसे लीफ कलर चार्ट ऐसे होता है, ऐसे
ऐसे बोलते हैं, फेंक के दिया, फेंक के, नीली गड्डी वाले नहीं है। अरे दादा आवाज नहीं आ रही मुझे मालूम है, सेल खत्म हो गए थे और इसलिए मैंने क्या लिखा था, वेट। मेरे से थोड़ा गलती हो गई कि यहां पर लिखना चाहिए था इंतजार करो। क्या करो, थोड़ा इंतजार करो, लेकिन मैंने इंग्लिश में क्या लिख दिया। वो सोच रहे किसके लिए वेट बोल रहे। अरे भाई वो इस प्रॉब्लम नहीं है, आवाज इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि सेल खत्म हो गए थे। क्या हो गए थे? हाँ देखो आप, हमारे ऑफलाइन वाले जानते हैं क्या खत्म हो गए थे, सेल। हाँ थोड़ा स्लो बोलो, थोड़ा स्लो बोलो करो, मैं तेज बोलता हूँ क्या मैं? वो क्या है, आपकी स्पीड 1.5 होगी भाई। कई बार मोबाइल में क्या ज्यादा डेटा जाता है तो एकदम से बढ़ जाता है मोबाइल का लेवल भी ऐसा। कोई बात, धीरे धीरे बोलेंगे, फिर आप बोलोगे सर आपके ऑनलाइन प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपके पास मैनिपुलेशन के लिए 0.5 1.5 है नॉर्मल स्पीड। हमारे ऑफलाइन वालों के पास कुछ भी नहीं है, एक बार सुन लिया दोबारा सुनते ही नहीं बेचारे, आप तरस जाते हैं इनके कान। हाँ ठीक है, एलसीसी का फुल फॉर्म लीफ कलर चार्ट होता है। इसका सर्वप्रथम उपयोग किस फसल में किया गया तथा किसके निर्धारण के लिए किया गया? तो ऐसा सिलेबस होने में आपके 5 महीने लग जाएंगे। सही बात नहीं है? थोड़ा तो मेरे को अब एग्रीकल्चर के आदमी तो एडिशनल डॉक्टर होता है, लिखता कुछ भी, समझ जाते हो नहीं समझ जाते? अरे थोड़ा वो तो भावना समझ रहे होंगे आप, ऐसा तो नहीं। इसलिए मैं आपको थोड़ा तेज पढ़ा लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप एग्रीकल्चर पढ़ के आए हो। ये चीज में अगर 11th वालों को पढ़ाता या 12th वालों को पढ़ाता तो थोड़ा क्या करता, उनको धीरे धीरे समझाना पड़ता है। अगर मैं ये पीजी को पढ़ाता तो मैं इतना थोड़ा बताता, बस डायरेक्टली से। एलसीसी होती है, 4 स्म कार्ड होते हैं, इसमें किसका नाइट्रोजन का निर्धारण करने का और दान, बस इतना ही बताता। उनका ही बहुत ऐसे 4 स्ट्रिप होती है क्योंकि वो समझे हुए हैं पहले से। अब आपको थोड़ा बता दिया मैंने, समझ में आया भाई? हेलो, आवाज कैसी बताना? अब हो सकता है मैं धीरे बोलूँ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से बोलूंगा जैसे आप बोलोगे। सर आवाज में अच्छा समझ, आवाज में अच्छा समझ आया, ऐसा ही पढ़ाया करो। इस आवाज में अच्छा समझ में आया? अरे गेंडे, इस आवाज में ये हमारे ऑनलाइन वाले तो मक्खी मारने लगे इतने बीच में, सर ये क्या बोल रहे हो आप, नाइट्रोजन। चलो ठीक है, एलसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? लीफ कलर चार्ट। और इसको सर्वप्रथम किस फसल में प्रयोग किया गया? धान। किस पोषक तत्वों के निर्धारण में? क्लियर हो गया यहाँ तक? टैलेंट टैलेंट टैलेंट। नेक्स्ट दूसरा कौन सा हो गया? 11 नंबर, 12 नंबर हो गया। एक होता है क्लोरोफिल मीटर, किस बात करते हैं? क्लोरोफिल मीटर किस बात करते हैं? क्लोरोफिल मीटर की बात करते हैं, या इसको बोलते हैं स्पेड मीटर। क्या बोले बताओ? SPAD, स्पेड मीटर। क्या बताओ? क्लोरोफिल मीटर या कौन सा होता है? स्पेड मीटर। क्लोरोफिल या स्पेड मीटर का मतलब देखो नाम से किसका बताओ? यह पत्तियों में नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है। इसके क्या बताओ? पत्तियों में नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है। तथा पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल। बस जिसमें अगर पत्ती में क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा होगी वहां नाइट्रोजन कम होगा ज्यादा, क्या होगा? ज्यादा। क्योंकि क्लोरोफिल क्या होता है? नाइट्रोजन का फंक्शन क्या होता है कि यह क्लोरोफिल के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। इसका मतलब जितना ज्यादा क्लोरोफिल उतना क्या होगा? नाइट्रोजन की मात्रा। जितना कम क्लोरोफिल उतना नाइट्रोजन की मात्रा क्या होगी? कम। इसका मतलब क्लोरोफिल के आधार पर नाइट्रोजन का क्या जाता है? निर्धारण। कई बार पूछते बताओ क्लोरोफिल मीटर में किस पोषक तत्व का निर्धारण किया जाता है? नाइट्रोजन का। किसके आधार पर किया जाता है? क्लोरोफिल के आधार। इसको क्या बोलते हैं? स्प्रेड मीटर। क्या बोलते हैं इसको? स्प्रेड। नेक्स्ट होता है 13 नंबर, कौन सा होता है बताओ? सोइल टेस्ट प्रोप रेस्पॉन्स। सोइल टेस्ट कौन सा हो गया? प्रोप रेस्पॉन्स हो गया। और एक कौन सा होता है उसमें? हाँ, इसको खोजकर्ता कौन है? रामामूर्ति। इसकी बात करते हैं, रामामूर्ति। इसकी खोजकर्ता कौन है? रामामूर्ति। इसका होता है सोइल टेस्ट। इसकी बात करते हैं, सोइल टेस्ट कौन सा हो गया? क्रॉप रेस्पॉन्स। क्रॉप रेस्पॉन्स, सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स। हमेशा जो भी अगर मान लो जो फर्स्ट अक्षर होता है क्या होता है? बड़ा होगा। सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स मतलब सोइल मतलब क्या हो गया? मृदा। टेस्ट मतलब क्या होगा? परीक्षण। क्रॉप मतलब क्या होगा? फसल। और क्या होता है? रेस्पॉन्स मतलब क्या होगा? क्या उसकी प्रकृति है। अब उसकी प्रतिक्रिया होगी। रेस्पॉन्स मतलब उसकी क्या, उसकी एक्टिविटी रहती है। मतलब मृदा का परीक्षण। इसमें क्या रहता हो? इसमें किसका क्या जाता हो? मृदा का परीक्षण किया जाता है। किसका जाता हो? मृदा का परीक्षण। मतलब मृदा का परीक्षण करने के बाद इसमें उर्वरकों का निर्धारण किया जाता है। जैसे मान लो अब मैंने मृदा का निर्धारण किया, उसमें 120 किलोग्राम क्या है? नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन है। लेकिन मेरे को फसल में कितना चाहिए बताओ? 130। तो 120 तो ऑलरेडी है, कितना दूंगा बताओ? ओनली 10 किलो दूंगा। अगर मान लो मैंने मृदा परीक्षण किया, उसमें नाइट्रोजन कितना है? 70।
और मेरे को 130 देना है, कितना और दूंगा बताओ, कितना दूंगा रे 60, कितना दूंगा 60। मतलब मर्दा में परीक्षण करने के बाद ही क्या दिया जाता है, उर्वरक, उसको बोलते हैं STCR। क्या बोलते हैं उसको, STCR। खोजकर्ता कौन है, रामू। मतलब इस विधि में मर्दा का परीक्षण करने के बाद हमेशा उर्वरक दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं STCR। और एक होता है 14 नंबर की होता है ड्रिस, किसकी बात करते हैं, DRIS। कौन सा होता है, DRIS होता है डायग्नोसिस। क्या होता है, डायग्नोसिस। कौन सा होता है डायग्नोसिस, कौन सा हो गया, रिकमेंडेशन। क्या होता है, रिकमेंडेशन, डायग्नोसिस रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटीग्रेटेड क्या हो गया, सिस्टम। क्या हो गया बताओ, सिस्टम। क्या बताओ, डायग्नोसिस रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम, डायग्नोसिस रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम। और इसके खोजकर्ता कौन है, बोफिल। इसकी बात करते हैं, बोफिल की बात करते हैं। कौन सा बताओ, बोफिल की बात करते हैं। क्या होता है डिश का मतलब क्या होता है, डायग्नोसिस इंटीग्रेटेड, क्या होगा, डायग्नोसिस रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम। इसमें क्या कहता है, पौधों का परीक्षण। किसका होता है, पौधों का परीक्षण। इस विधि में पौधों का परीक्षण किया जाता है। किसका क्या जाता है, पौधों का परीक्षण। इस विधि में किसका जाता है, पौधों का परीक्षण किया जाता है। मतलब पौधों का, जैसे मान लो मिला कि जैसे मान लो अपने पास आम का पौधा है, उसमें लग रहा भाई पीला पड़ रहा है, तो हो सकता है नाइट्रोजन, हो सकता है सल्फर। तो क्या करेंगे, उसको लैब में लेके जाएंगे, तो उसको क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे भाई नाइट्रोजन का या किसका है, सल्फर का। वो वापस लैब में रिपोर्ट आएगी इसमें भाई इसकी कमी है, क्योंकि हर पीला पत्ता होता है उसमें नाइट्रोजन की कमी नहीं होती, हो सकता है उसमें सल्फर भी हो। क्या हो सकता है, उसमें सल्फर भी हो। तो मतलब अपने को ये मालूम करना होगा कि इसमें किसकी कमी होगी, तो क्या करेंगे, उसको लैब में लेके जाएंगे और क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। तो इससे हमेशा इस विधि का उपयोग लंबी अवधि वाली फसलों में करते बताओ, किसमें करते बताओ, लंबी अवधि वाली फसलों में इसका उपयोग किया जाता है। कि सर ऐसा क्यों, लंबी अवधि वाली फसलों में क्यों क्यों होता है। अरे मान लो आप सुपरवाइजर बन गए, गेहूं की पौधों में लेके गए, साहब आपकी पौधों में देखना पड़ेगा, पत्ती लेके चले गए निरीक्षण के लिए, और लैब में 5 दिन लगे, आने में 20 दिन हो गए रिपोर्ट आने में। 20 दिन में तो शर्ट लेगा गेहूं, तो सही बात है कि नहीं है। और आम में 20 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गेहूं में तो फर्क क्या, पूरा ही पड़ जाएगा बेचारा तो। जब तक आओगे जब तक पड़ा हुआ मिलेगा, फिर आप रिपोर्ट लेके आओ, साहब ये आपकी गेहूं की रिपोर्ट, सब वो तो हमने कटा के अंदर भी डाल दिया उसको, तो नहीं रिपोर्ट रखो, हमारे को जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या बोला था आपको, किसान जो है वो पीटते कम है और घसीटते ज्यादा नहीं, भानते ज्यादा है। क्या करते हैं, और भानने के बाद वीडियो बनाते हैं, इसलिए ज्यादा पंगा। इसलिए कहा जाता है इसका उपयोग किसमें करता हो, लंबी अवधि वाली फसलों में। मतलब इसमें पौधे का परीक्षण करने के बाद में ही पोषक तत्वों का निर्धारण किया जाता है। जैसे मान लो अपने ब्लड रिपोर्ट होती है कि कोई डॉक्टर बोला कि मैं ये तो मेडिसिन लिख देता हूँ जनरल, लेकिन मुख्यतः आप क्या करो, एक बार रिपोर्ट लेके आओ। फिर रिपोर्ट में क्या करता हूँ, देखता हूँ किसका ज्यादा है, क्या है, कम है, उस हिसाब से क्या देता है, मेडिसिन देता है। तो ये भी इसमें क्या देगा, पोषक तत्वों को देखकर ही इसमें पोषक तत्व दिए जाते हैं। समझ में आ गया ना। फूड सबसे पहले कौन सा हो गया, LCC। किसके सर्वप्रथम किस फसल में उपयोग किया, धान में। किसके निर्धारण के लिए, नाइट्रोजन। उसके बाद कौन सा हो गया, स्प्रेड मीटर। किसका निर्धारण किया जाता है, किसका होता है, क्लोरोफिल मीटर। क्लोरोफिल बोला जाता है ना उसको, क्लोरोफिल होता है किसके निर्धारण के लिए, नाइट्रोजन। उसके बाद कौन सा हो गया, STCR। किसके निर्धारण के लिए, STCR। STCR क्या होगा बताओ, इसमें मृदा का परीक्षण किया जाता है। क्या जाता है, मृदा का STCR, मृदा का परीक्षण करने के बाद उसमें उर्वरक दिए जाते हैं। और इसमें क्या जाता है, ड्रिच में क्या जाता है, इसमें पौधे का परीक्षण करने के बाद उर्वरक दिया जाता है। इसमें मृदा का परीक्षण इसमें किसका जाता है, पौधे का परीक्षण। लिखो इसमें, कहाँ ध्यान रहता है इनका। लिखो LCC, कौन से नंबर देखते रहना आप, लिखो LCC। फुल फॉर्म क्या होगा, लीफ कलर चार्ट। लीफ कलर चार्ट, LCC, लीफ कलर चार्ट। लीफ कलर चार्ट, LCC मतलब क्या होगा, लीफ कलर चार्ट। लीफ कलर चार्ट लिखो, लीफ कलर चार्ट में लिखो सर्वप्रथम इसका उपयोग, लिखो सर्वप्रथम, सर्वप्रथम इसका उपयोग धान की फसल में किया गया। सर्वप्रथम इसका उपयोग धान की फसल में किया गया। सर्वप्रथम इसका उपयोग धान की फसल में किया गया।
सर्वप्रथम इसका उपयोग धान की फसल में किया गया। लिखो नेक्स्ट। लिखो इसका उपयोग नाइट्रोजन के निर्धारण में किया जाता है। इसका उपयोग नाइट्रोजन के निर्धारण में किया जाता है। इसका उपयोग नाइट्रोजन के निर्धारण में किया जाता है। इसका उपयोग नाइट्रोजन के निर्धारण में किया जाता है। इसका उपयोग नाइट्रोजन के निर्धारण में किया जाता है। देखो नेक्स्ट। दूसरा कौन सा बताओ। देखो नेक्स्ट, क्लोरोफिल मीटर या स्पीड मीटर। 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 ठीक है, देखो इसमें इसे डिस्कस सही करो। उधर भी आ रहा है आपको, कैसे मालूम चला है? वाह यार, सब कुछ देखते हैं आप, है ना। लिखो क्लोरोफिल या स्पीड मीटर में लिखो। लिखो यह पत्तियों में। लिखो यह पत्तियों में। लिखो यह पत्तियों में। लिखो यह पत्तियों में क्लोरोफिल के आधार पर। यह पत्तियों में क्लोरोफिल के आधार पर। यह पत्तियों में क्लोरोफिल के आधार पर। यह पत्तियों में क्लोरोफिल के आधार पर नाइट्रोजन का निर्धारण करता है। क्लोरोफिल के आधार पर नाइट्रोजन का निर्धारण करता है। यह पत्तियों में क्लोरोफिल के आधार पर नाइट्रोजन का निर्धारण किया जाता है। क्लोरोफिल के आधार पर नाइट्रोजन का निर्धारण किया जाता है। समझ में आ गया ना? इसके आधार बताओ। तो ये तो याद रखना, नाइट्रोजन का निर्धारण है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है STCR विधि। तो STCR विधि क्या लिखोगे? STCR विधि और फुल फॉर्म क्या लिखोगे? सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स। सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स। सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स। क्या लिखोगे बताओ? STCR विधि लिखो इसमें, सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स। सोइल या फिर न्यू लिख लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखोगे बताओ? ऐसे सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स। सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स लिख लिया आपने? खोजकर्ता कौन है बताओ? खोजकर्ता लिखो रामामूर्ति। ठीक है, लिखो उसमें खोजकर्ता कौन है बताओ? रामामूर्ति। रामामूर्ति। खोजकर्ता कौन है बताओ? रामामूर्ति। खोजकर्ता कौन है? रामामूर्ति। लिखो इसमें, लिखो मृदा परीक्षण के आधार पर। मृदा परीक्षण के आधार पर। मृदा परीक्षण के आधार पर। मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरक दिए जाते हैं। मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरक दिए जाते हैं। मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरक दिए जाते हैं। मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरक दिए जाते हैं। देखो नेक्स्ट, बताओ कौन सा लिखोगे? ड्रिस विधि। DRIS, ड्रिस विधि। लिखो ड्रिस विधि। ड्रिस विधि लिखो इसमें। ड्रिस का फुल फॉर्म क्या होता है? डायग्नोसिस रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम। डायग्नोसिस डायग्नोसिस आधा गया ना, डायग्नोसिस रिकमेंडेशन नहीं है ना, डायग्नोसिस रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम। डायग्नोसिस रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम। डायग्नोसिस रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम। डायग्नोसिस रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड सिस्टम लिखो इसमें। खोजकर्ता कौन है बताओ? बोफिल। क्या होगा उसमें? खोजकर्ता कौन है? बोफिल। खोजकर्ता कौन है बताओ? बोफिल। बाउफिल है ना, वो है ना, बाउफिल है ना।
ठीक है, कोई बोफिल होता है, कोई बाओफिल भी बोलते हैं ना, सही है ना दोनों। देखो इसमें बोफिल हो गया इसमें। देखो नेक्स्ट, लिख लिया हमने खोज करता बोफिल की बात। देखो नेक्स्ट, देखो इस विधि में पौधे के परीक्षण के आधार पर, इस विधि में पौधे के परीक्षण के आधार पर, इस विधि में पौधे के परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का निर्धारण किया जाता है। 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 किया जाता है। देखो नेक्स्ट, इस विधि का उपयोग लंबी अवधि वाली फसल, इस विधि का उपयोग लंबी अवधि वाली फसलों में किया जाता है। इस विधि का उपयोग लंबी अवधि वाली फसलों में किया जाता है। इस विधि का उपयोग लंबी अवधि वाली फसलों में किया जाता है। इस विधि का उपयोग लंबी अवधि वाली फसलों में किया जाता है। लंबी अवधि वाली फसलों में किया जाता है। देखो नेक्स्ट, देखो इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ कौन सी विधि बताओ। पर्णीय छिड़काव, कौन सी लिखो, पर्णीय छिड़काव। क्या लिखोगे, पर्णीय छिड़काव। देखो पर्णीय छिड़काव, पर्णीय छिड़काव, पर्णीय छिड़काव, ठीक है डियर। देखो लिख रहे हैं, बस ये अपनी लास्ट क्लास है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये और पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे पहले बताओ, ये और तारीख क्या रहा, 21 डाल दिया, 24 था, कोई बात नहीं, 21 में जाएंगे। ओके, यस।